नमस्कार, मैं हूं शुभेंदु सिंह और आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज। आज हम आपको ऐसे फ्रॉड से रूबरू कराएंगे जिससे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आजकल फेसबुक, ट्विटर के अलावा मैट्रिमोनियल साइट भी ठगों का अड्डा बन चुकी है। यहां शादी के नाम पर लड़के और लड़कियों से पैसे के अलावा कई तरह की धोखेबाजी अब की जाने लगी है। हाल ही में एक मामला नोएडा से सामने आया, जहां आरोपी महिलाओं से दोस्ती कर उनसे पैसे हड़प लेता था। अब तक वो करीब 500 लोगों से ठगी कर चुका है। आरोपी एनआरआई बताया जा रहा है, जो पिछले 9 सालों से ठगी करने वाला नाइजीरियन आरोपी ऑशिटर चर्चिल को सेक्टर 36 साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और आरोपी मेडिकल वीजा पर नोएडा में रहकर लोगों से 9 साल से ठगी कर रहा है। चर्चिल महिलाओं से दोस्ती कर फर्जी महंगे गिफ्ट और विदेशी करेंसी भेजकर कस्टम ड्यूटी जमा कराने के नाम पर ठगी करता था। आरोपी की पत्नी का मुंबई के खंडाला में एक फार्म हाउस भी है और आरोपी ऑनलाइन हैकिंग की किताबें पढ़ने का शौकीन भी है। आरोपी अब तक 500 से ज्यादा लोगों से ठगी कर चुका है और आरोपी नाइजीरियन के पास से 10 बैंक खातों में 50 करोड़ के ट्रांजैक्शन की डिटेल भी मिली है। आपको बताएं कि पहले भी इस तरह के मामले संज्ञान में आए हैं। इससे पहले भी लखनऊ मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर के साथ 1 करोड़ 7 लाख, आगरा की एक प्रोफेसर महिला के साथ 46 लाख की ऐसी ठगी हो चुकी है और इसके 10 बैंक अकाउंट मिले हैं जिनमें करीब 50 करोड़ के ट्रांजैक्शन वो कर चुका है। आरोपी इतना शातिर है कि वो पढ़े लिखे लोगों को अपने जाल में आसानी से फंसा लेता था और फिर उन्हें करोड़ों की ठगी का शिकार बनाता था। इंडिया न्यूज तमाम ऐसे फ्रॉड से आपको रूबरू कराता आया है और ऐसे फ्रॉड के खिलाफ इंडिया न्यूज एक मुहिम भी चला रहा है। इस मुहिम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे दिए गए नंबर पर आप अपनी जानकारी बता सकते हैं और इन नंबरों पर जो लगातार अब आपको टीवी पर दिखाई भी देंगे, उन नंबरों के जरिए आप इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो इंडिया न्यूज के जरिए आप अपनी आवाज को उठा सकते हैं। तो ये वो शातिर चेहरे हैं जो कि पर्दे के पीछे रह करके कुछ ऐसे ही लोगों को और खास करके पढ़े लिखे लोगों को चूना लगाते हैं। साइबर ठगी के अलग अलग तरीके और जो तकनीक आपकी सुविधाओं के लिए इस्तेमाल होती है, जिन तकनीकों का इस्तेमाल करके आप बहुत आसानी के साथ अपना काम पूरा करते हैं, लेकिन वही तकनीक अब आपके लिए मुश्किल भी खड़ी करने वाली है। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे ही आप ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन मैट्रिमोनियल साइट पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। और मैट्रिमोनियल साइट्स का सहारा लेकर के कुछ शातिर ठग हैं जो कि आपके बैंक अकाउंट पर जिनकी नजर बनी होती है। शादी के नाम पर 50 करोड़ रुपए की ठगी की जाती है। शादी के नाम पर यह फ्रॉड कैसे होता है, जरा इन सभी पहलुओं को हम समझेंगे भी और आप तक पहुंचाएंगे। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा उनसे आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट राहुल मिश्रा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। साथ ही साथ राहुल जी से ये समझेंगे कि कैसे ये सब कुछ होता है, ऑनलाइन ठगी के जो लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं और नए नए तरीके की जो ठगी की जा रही है, कैसे इनसे बचा जाए और क्या क्या वो मोड होते हैं, जरा उनको डिकोड करेंगे। लेकिन इस दौरान हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस लक्ष्मी नारायण साहब भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और शुरुआत में जरा राहुल मिश्रा जी आपसे ही करना चाह रहा हूं, क्योंकि हमने देखा है कि साइबर ठगी के ऐसे कई मामले हैं, कई संगीन मामले हैं जो कि सोशल मीडिया से शुरू होते हैं, आपके मोबाइल फोन तक पहुंचते हैं, मैसेज के थ्रू आपको किसी लिंक के जरिए आपके जो बैंक की डिटेल है वो आपसे ले ली जाती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी ले ली जाती है। उसके बाद आपके अकाउंट से पैसे निकलने का सिलसिला शुरू हो जाता है और जब अकाउंट से आपके पैसे डिडक्ट होते चले जाते हैं तब आपको लगता है कि शायद अब मैं किसी बड़े जाल में फंस चुका हूं। तो ये सब कुछ होता कैसे है, कितने बड़े आंकड़े हैं और ये कितना ज्यादा गंभीर है, लोगों को कितना ज्यादा जागरूक इस पर होना चाहिए? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। आजकल लोगों के साथ इतने सारे साइबर फ्रॉड्स डे टू डे बेसिस पे हो रहे हैं। पर डे मेरे पास ऐसे 50 से 60 कॉल आते हैं अलग अलग जगह से यूपी में, जहां लोगों के साथ साइबर फ्रॉड्स हो जाते हैं। बेसिकली इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे जो लोग हैं उनको साइबर अवेयरनेस की कमी है। जो लोग भी डिजिटल मीडियम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ये पता नहीं है कि सिक्योर वे में इसका इस्तेमाल कैसे करें। और जो लोग इस तरह की ठगी करते हैं वो बहुत टेक्निकल लोग नहीं होते। वो सिंपली क्या करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके फ्रॉड करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग क्या है? किसी को कन्विंस करना कि अगला व्यक्ति आपके अकॉर्डिंग काम करे। आज लोगों की बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है। जैसा भी आपकी रिपोर्ट में देख रहा था, उसमें आपने मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू जो फ्रॉड हो रहे हैं उसके बारे में जिक्र किया। मैट्रिमोनियल साइट से फ्रॉड कैसे हो जाते हैं? आजकल जो
अलग अलग लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, फेक प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं। किसी फेक नेम पे एक प्रोफाइल क्रिएट की जाती है किसी भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे, और ठीक है। इसके बाद फिर अलग अलग महिलाओं को, फीमेल्स को रिक्वेस्ट भेजा जाता है। उनसे रिक्वेस्ट भेज करके फिर चैट स्टार्ट होती है। चैट स्टार्ट होने के बाद अगला व्यक्ति उनको कन्विंस करता है कि वो उनके लिए कोई गिफ्ट भेजने वाला है, या उसकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में वो जॉब कर रहा है जहां उसका पैकेज करोड़ों में है। हम्म। और फिर क्या हो करता है, एक गिफ्ट भेजने का बहाना करके फिर कस्टम ड्यूटी के नाम पे पैसे वसूले जाते हैं। ऐसे कई मामले अभी रिसेंटली लखनऊ के अलावा और भी बहुत सारे शहरों में रिपोर्ट हुए हैं। हम्म। जैसा आपने कहा कि और क्या क्या फ्रॉड्स आजकल हो रहे हैं और ये फ्रॉड्स इतनी आसानी से क्यों हो जाते हैं, हम्म। आज हमारी सारी इंफॉर्मेशन हमारी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। हम्म। अगर किसी व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, आप सोशल मीडिया पे जाइए, किसी का भी फोन नंबर आप इंटर करेंगे, जिसका सोशल प्रोफाइल है, फेसबुक पे प्रोफाइल है, आपको उसका प्रोफाइल दिख जाएगा। प्रोफाइल में अगला व्यक्ति आपके बारे में जान जाएगा कि आपके कौन से 10 फ्रेंड्स हैं जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, हम्म। आपको क्या चीजें पसंद है, क्या चीजें नहीं पसंद है, आपके क्लोज फ्रेंड्स का ग्रुप कौन सा है। ये सारी जानकारी आपको अवेलेबल हो जाएगी किसी के भी सोशल मीडिया से। लेकिन और ठीक है, इसी का ये बड़ा आपने वैलिड पॉइंट करके रखा है सर, और आपने ये बहुत अच्छे तरीके से बताया राहुल मिश्रा जी कि हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट है उससे बहुत हद तक हमारी जो हाव भाव है, हमारी जो गतिविधियां हैं, हमारे जो फ्रेंड सर्कल है उनके बारे में पता चल जाता है। लेकिन अब हमें क्या क्या चीज़ें जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए, खास करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं बाकी चीज़ों पर भी बात करूंगा, लेकिन खास करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, क्योंकि जिस पर बहुत सारे, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, कोई और दूसरा प्लेटफॉर्म हो, इन पर बहुत सारे लोग जो आजकल के खास करके यूथ हैं वो बहुत एक्टिव रहते हैं। जी एग्जैक्टली मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि इन जो आपकी सोशल मीडिया होता है उसका इस्तेमाल जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो कैसे करते हैं। हम्म। जैसे हो सकता है कोई व्यक्ति आपके पास फोन करे, फोन करने के बाद आपसे कहे कि मेरी आपसे मुलाकात हुई थी इस पर्टिकुलर डेट को, इस जगह पे मैं आपसे मिला था, हम्म। इनके साथ में मिला था। हो सकता है अगला व्यक्ति आपके किसी मित्र का नाम ले रहा हो, तो आप सोचेंगे कि अरे 1 साल पहले मैं मिला रहा हूँ इस दोस्त के साथ, क्योंकि वो व्यक्ति जो आपसे बात कर रहा होगा वो सिर्फ आपकी साइकोलॉजी को सोचते हुए ठीक है आपके राहुल जी, मैं जरा वापस लौटता हूं क्योंकि लगातार फोन लाइंस भी हमारी खुली हुई हैं और दर्शक जितने भी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी जुड़ करके अपने सवाल रखना चाहते हैं। दिव्या कुमारी हमारे साथ इस बीच एक दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दिव्या, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए, क्या जानना चाहती हैं आप? जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। दिव्या, आप अपना सवाल रख सकती हैं। पैनल में हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, आप अपना सवाल रखिए। जिस तरह से ये ऑनलाइन जो फ्रॉड चलती है और जो कॉलिंग वगैरह आती है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये लड़कियों को होती है और बहुत सी जो आम जनता है उनको भी वही दिक्कत होती है। ये मेरा पहला सवाल है। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड की वजह से लोगों को बहुत हद तक परेशानी होती है, उनके बैंक अकाउंट हो या तमाम जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो जाती है, इससे खतरा बन जाता है। जरा राहुल मिश्रा जी, आप इसका सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, फ्रॉड्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं, डिपेंड करता है किस तरह के साइबर क्राइम का आप शिकार हुए हैं। आपकी इंफॉर्मेशन बहुत हद तक पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होती, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे अगर कोई व्यक्ति फोन कॉल करके कोई इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो किस लेवल तक आपको इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे कोई आपका यूपीआई का डिटेल मांग रहा है, आपसे कह रहा है यूपीआई पिन एंटर करो या आपको डबल पैसे मिल जाएंगे, अक्सर लालच दे करके साइबर अपराध होते हैं। तो कभी भी कोई व्यक्ति लालच दे रहा है या आपको कन्विंस कर रहा है कोई काम करने के लिए, जिससे आपको लग रहा है कि अगला व्यक्ति आपको प्रॉफिट देने की कोशिश कर रहा है, तो आपको ये सोचने की जरूरत है कोई व्यक्ति फ्री में आपको कोई चीज क्यों देगा। ये चीज अगर आपके माइंड में रहेगी तो जरूर आप अपने आप को, जनरलाइज वे में मैं बता रहा हूँ, साइबर अपराधों से बचाया जा सकता है। आपको हाव भाव भी देखना होगा कि सामने जो आपको कॉल कर रहा है क्या वो आपको कोई लालच दे रहा है, और आपकी अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर आपकी मांग रहा है तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। क्योंकि अगर किसी भी बैंक के थ्रू या कोई भी अगर ऑथराइज्ड सेंटर से अगर आपको कॉल आ रहा है तो वो आपकी बैंक की जो डिटेल्स हैं, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो नहीं मांगते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। मैं जरा वापस, और उम्मीद करता हूँ दिव्या आपके सवाल का जवाब आपको जरूर मिला होगा। बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी हमारे साथ। आप इसी तरीके से बाकी जितने दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो इस मंच के साथ जुड़ करके आप अपने सवालों को रख सकते हैं। 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। मैं जरा लक्ष्मी नारायण जी आपसे भी एक सवाल करना चाह रहा हूं।
सर जरा, क्योंकि हम लोगों के मन में एक हमेशा से डर बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि धोखा हो जाए। अब जैसा कि राहुल मिश्रा भी बता रहे हैं कि धोखा हो जाएगा, अब उसके बाद लोगों के मन में डर ये होता है कि अब हम क्या करें। साइबर अपराध, क्योंकि जिसको लेकर के अलग से थाने रिक्रूट कर दिए जाते हैं, अलग से जगह होती हैं जहां पर इसको लेकर के शोध किया जाता है, इसको प्रोसेस किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है वो इसी वजह से शिकायत तक दर्ज नहीं करवा पाते हैं। इसके लिए क्या बताएंगे सर? नहीं, अब शिकायत तो आपको दर्ज करानी पड़ेगी, लेकिन जब भी कोई साइबर क्राइम होता है या कोई फ्रॉड हो जाता है तो सबसे पहले तो आप अपने बैंक को इमीडिएटली इन्फॉर्म करें इस विषय। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कई जगहों पर आपको अगर फ्रॉड जो है किसी ऐसी वजह से हुआ है जिसमें कहीं पर बैंक की कमी हो जाती है या गलती हो जाती है, तो आपको पैसे वापस भी मिल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले बैंक को इन्फॉर्म करें और इमीडिएटली आप संबंधित थाने को अवश्य सूचित करें, ताकि वहां से फिर अग्रिम कार्रवाई हो सके जो भी चीज हो। लेकिन साइबर क्राइम के बारे में हमेशा यही कहता हूं कि इट इज ए फाइट ऑफ विट्स बिटवीन द टू पर्सन्स। वो आदमी आपको कितना समझता है और आप उसे कितना समझ पाते हैं, इसी का डिफरेंस आपको साइबर क्राइम की तरफ घसीट ले जाता है, आप फंस जाते हैं। इसलिए जरूरी यही है कि आप अलर्ट रहें, जिसको कहते हैं साइबर अवेयरनेस। आप अलर्ट रहें और अलर्ट रहने के उपरांत कभी भी अपनी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो ना तो किसी सोशल मीडिया में आप शेयर करें, ना किसी व्यक्ति से शेयर करें। ये बस दो चीज का ख्याल रखें तो आपको कभी, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ। सर मैं वापस लौटता हूँ आपके पास। आप इस बीच एक दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राम अवतार हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। बहुत स्वागत है आपका राम अवतार। आप अपना सवाल रखिए, क्या पूछना चाहते हैं? ये सेक्टर है फतेहपुर जनपद से जहानाबाद से रामाधार उमराव बोल रहा हूँ। रामाधार उमराव। अच्छा, माफ कीजिएगा, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या पूछना चाहते हैं? ये मैं कहना लग रहा कि स्कूलों में जो मनमानी जो पूरी हो रही है ड्रेस के नाम पर, किताब जो उनके के नाम पर जो वसूली होती है अवैध वसूली, इस पर रोक लगनी चाहिए। सरकार को ऐसा कुछ कानून बनाना चाहिए ताकि इसमें रोक लगे। सरकारी प्रशासन की किताबें उनको इतना ज्यादा कि हर स्कूलों विद्यालय में कमीशन के नाम पर लाखों रुपया वसूली होती है। ठीक है सर, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका, लेकिन आज जो हमारा ये जो कार्यक्रम है ना, ये ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर के है। अगर ऑनलाइन फ्रॉड अगर हो रहा है या आपके साथ भी कभी हुआ है या आपको नजर आता है कि कैसे इससे बचना चाहिए, या आपके मन में कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। चलिए खैर, बहुत शुक्रिया रामाधार जी, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। और हम उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर उनके मन में भी कोई सवाल है, आप किसी सवाल का जवाब वो जानना चाहते हैं, तो सिर्फ ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर के हम आज बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार सिलसिलेवार तरीके से कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। और ये जो साइबर सेल एक तरीके से आम लोगों के लिए जो तैयार किया गया है, जिसमें अगर किसी के साथ भी धोखाधड़ी होती है तो वहां पर इन मामलों के निपटारे के लिए शोध किया जाता है और इसके लिए बाकायदा एक टीम निर्धारित की जाती है। सर इसके बारे में आप बता रहे थे, आप कंटिन्यू करिए। तो मैं ये बता रहा था कि कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस होती हैं, उसको आप कभी भी शेयर मत करिए, किसी से शेयर मत करिए। एक मैं छोटी सी बात बताऊं, डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। इससे बहुत से कार्ड तक क्लोन हो जाते हैं और बनाए जाते हैं। एक केस मैंने पकड़ा था इसी प्रकार से। तो आप अपनी जो एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है, जो कि आपके बैंक अकाउंट्स में रजिस्टर्ड है, क्या जरूरत है कि उसको आप सोशल साइट्स में डालें? आप कोई चीज चेंज कर दीजिए, मार्च आप जैसे मंथ बदल दीजिए, ईयर बदल दीजिए, आप डेट चाहे रहने दीजिए, क्योंकि कई बार गुड विशेज आ जाती हैं बर्थडे पे, तो उसको रहने दीजिए। लेकिन आप शेष चीजों में थोड़ा परिवर्तन कर देंगे तो आप बहुत से बड़े फ्रॉडों से बच सकते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि बी अवेयर, आपको साइबर। अच्छा, मैं एक आंकड़ा और आपसे लेना चाहता हूं सर, क्योंकि बहुत सारे जब ऐसे केसेस सामने आते हैं तो सबसे ज्यादा कॉमन केसेस क्या होते हैं? जब साइबर अपराध के मामले आपके पास तक पहुंचते थे तो उसमें कॉमन केसेस क्या होते थे? सबसे ज्यादा जो कॉमन केस आते थे वो तो एटीएम से पैसा निकालने को लेकर के होता था। कोई आदमी गया, उसने कहा एटीएम से पैसा नहीं निकल रहा है, तो दूसरा खड़ा रहता था, उसने कहा ये लाइए मैं निकाल देता हूं, और वो इमीडिएटली जो है वो इमीडिएटली क्या करता है कि वो बदल देता है एक एटीएम कार्ड उससे। इमीडिएट उस समय कोई देखता नहीं है और वो उसको लेकर के अपना उसका क्लोन बना लेता, कभी वो उसी में से निकाल करके उसको गायब कर देता है, उनको दे देता है। आदमी फिर चेक नहीं करता है कि मेरा एटीएम कार्ड दिया है किसी दूसरे का दे दिया है, और इसके बाद फिर वो पैसे निकाल के चला जाता है। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे अब स्टेट बैंक ने शुरू किया है कि आपके पास एक ओटीपी आने लगा है, तो अब आपके मोबाइल फोन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीजें कुछ बैंक्स भी काफी कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ फ्रॉड ना हो, लेकिन आपको भी कहीं अवेयर होने की जरूरत है। आप बहुत नेग्लिजेंट नहीं रह सकते या आंख बंद नहीं कर सकते हैं आज की दुनिया में, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, आंख बंद करके आपको नहीं रहना है, आपको सजग रहना है, आपको हर एक चीज़ को देखना होगा। मैं जरा वापस से राहुल मिश्रा जी, एक सवाल लोगों के मन में भी है और बहुत सारे लोग जो है हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ भी रहे हैं, लेकिन एक सवाल, क्योंकि मोबाइल के ज़रिए भी कई बार OTP आती है या कुछ इन्फॉर्मेशन के आधार पर के शुरुआत में कहा जाता था कि सर हम बैंक से, फलां बैंक से बात कर रहे हैं, आपका जो ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है वो एक्सपायर हो गया है, अब आपको रिन्यू करने के लिए हम कॉल कर रहे हैं। ऐसे कई बार लोगों की तरफ से शिकायतें आती थी, तो अब उसके लिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उनका जो डिटेल्स होती थी वो सारी ले लिया करते थे, CVV नंबर जो है वो ले लिया करते थे। तो ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये कभी भी शेयर नहीं करनी है, ये भी एक मैसेज है। जी जरूर। देखिए, साइबर क्राइम का ट्रेंड हमेशा चेंज होता रहता है। जब फ्रॉडस्टर्स को लगता है कि ये तरीका तो सब लोग जान गए हैं और इसमें कोई ट्रैप नहीं होने वाला, तो वे चेंज हो जाता है साइबर अपराधों का। जैसा भी सर बता रहे थे, वो क्राइम्स पुराने टाइम पे बहुत ज्यादा चलते थे, बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, साइबर क्राइम का ट्रेंड भी चेंज होता रहता है। आजकल जो सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं वो UPI से संबंधित अपराध है, जिसमें अगला व्यक्ति हो सकता है आपसे कह रहा हो कि आप रिक्वेस्ट और पे के 2 ऑप्शन होते हैं। हो सकता है अगला व्यक्ति आपसे बोल रहा हो, अगला व्यक्ति रिक्वेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करके आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आपको पिन इंटर करने को कहा जाएगा। जैसे ही आप पिन इंटर करेंगे, पे बटन पे क्लिक करके अगला व्यक्ति आपको इस तरह से कन्विंस कर रहा होगा कि जब आप पे क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट में पैसा पे हो जाएगा। हाँ, इस तरह से अगला व्यक्ति आपको कन्विंस ठीक है। करेगा। अगर ये नुकसान तो हो गया, लेकिन उस नुकसान से बचने के लिए आगे भी कोई रास्ता होता है क्या? मैं जरा ये इस बात पर भी आऊंगा किसी के साथ। हाँ, मैं जरा इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, मुन्ना त्रिपाठी हैं। बहुत स्वागत है मुन्ना जी, बताइए क्या आपका सवाल क्या है, क्या पूछना चाहते हैं आप? हमारी एक जानने वाली है और मैट्रिमोनियल साइट पे उनके साथ ठगी हुआ था। हाँ, ये समझिए कि उन्होंने महंगे गिफ्ट के नाम पे काफ़ी सारे पैसे मांगे और काफ़ी पैसे उन्हें देना पड़ा और काफ़ी बुरा लगा कि सरकार इस पर कोई कार्रवाई करे, कोई कठोर कार्रवाई करे ताकि लोग ठगी के शिकार ना हो। और विदेशों से जितने भी ठगाते हैं और देश में भी जो सक्रिय हैं गैंग, उन पर सरकार का एक्शन होना चाहिए। सरकार की कार्रवाई काफ़ी कठोर होनी चाहिए और बस यही चाहते हैं कि हमारे पैसे भी मिल जाए। जानने वाले वो काफ़ी परेशान हैं और लोगों को लगता है कि ऐसे गैंगों का जो है पर्दाफाश होना काफ़ी आवश्यक है। नहीं, तो उनके साथ ठगी किस रूप में हुई थी? क्या उनसे कहा गया था? जी सर, उनसे ठगी किस रूप में हुई थी? क्या बता करके ठगी हुई थी? चलिए, खैर, मुन्ना त्रिपाठी बहुत शुक्रिया। एक सवाल तो यहाँ ज़रूर उनके द्वारा बताया गया है कि ठगी होती है, ऐसी ठगी होनी नहीं चाहिए, इसके लिए कुछ पुख्ता तौर पर इसका समाधान करने की कोशिश भी होनी चाहिए। लेकिन मैं जरा राहुल मिश्रा जी, अब ऐसे मामलों के लिए लोग ये चाहते हैं कि अगर सपोज बैंक से आपके पैसे डिडक्ट हो गए हैं, अब उसके बाद कहीं से कोई उम्मीद की कोई किरण है कि पैसे वापस आ सकते हैं? जी मैं बताता हूँ। देखिए, अगर जैसा भी आपके कॉलर ने मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू हो रही ठगी की बात की, कि मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे किस तरह से ठगी हो रही है, इसमें मैं आपके दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा कि अक्सर जो आप अगर मैट्रिमोनियल साइट पे जो फीमेल्स अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर रही हैं, अगर आपका किसी से चैट होता है और अगला व्यक्ति आपसे बोलता है कि मैं आपको इतने गिफ्ट भेजने वाला हूँ, लेकिन आपको 2 लाख रुपए दे करके उस गिफ्ट को रिसीव करना होगा, मैं आपको 50 लाख का हीरे का हार भेज रहा हूँ और इसको रिसीव करने के लिए आपको 2 लाख 3 लाख रुपए जमा करने होंगे, तो आप उसी से बोलो कि आप ही जमा कर दो। आप कभी भी अपना पैसा मत जमा करिए, क्योंकि ये फ्रॉड करने का एक तरीका है। और इस तरह से जब आप एक बार 3 लाख रुपए दे देंगे, फिर अगला व्यक्ति आपसे कहेगा कि आपको 2 लाख और जमा करने हैं, तो आप सोचेंगे 50 लाख का गिफ्ट मुझे मिल जाएगा, तो 2 लाख और जमा करने में क्या है। जब आप 5 लाख जमा कर लेंगे तो आप सोचेंगे फिर 5 लाख और देने में क्या जा रहा है, मुझे तो 50 लाख का गिफ्ट मिलना है। और वो पैसा आप तब तक जमा करते रहेंगे जब तक आपके पैसे खत्म नहीं हो जाते। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि अगर किसी के साथ साइबर अपराध हो जाए तो क्या करना चाहिए। एक साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, cybercrime.gov.in। इस वेबसाइट पे जाकर के आप एनोनिमस कंप्लेन कर सकते हैं, मतलब आपका नाम डिस्क्लोज नहीं होगा। इस पे आप अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप अपनी आइडेंटिटी हाइड करना चाहते हैं, ये ऑप्शन भी अवेलेबल है।
दूसरी चीज, एक नंबर है 1930 इस नंबर को अपने फोन में सेव कर लेना चाहिए। आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, अगर आपका मान लीजिए कभी पैसा कट गया, कोई फ्रॉड हो गया, तो तत्काल आप 1930 पे इस इंफॉर्मेशन को दीजिए। वहां पे आपसे ट्रांजैक्शन नंबर मांगा जाएगा कि जो आपने पैसा भेजा उसका एक स्टेटमेंट निकलवा करके रख लीजिए अपनी बैंक से, या अपने ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग पे जाकर के स्टेटमेंट निकाल लीजिए, वहां ट्रांजैक्शन नंबर लिखा होगा। जब हाँ। आप ट्रांजैक्शन नंबर के साथ कंप्लेन लॉन्च करेंगे हाँ। तो तुरंत ही जहां का भी वो केस होगा, जिस बैंक से रिलेटेड होगा, ये ऑल इंडिया साइबर क्राइम ठीक है, रिपोर्टिंग तो उस पर नंबर वो है। तुरंत प्रभाव से वो रुक जाएगा, जो ट्रांजैक्शन भी की हुई है उसको भी तुरंत प्रभाव से रोकने के लिए भी जी, काम है। और अगर आपके साथ कोई धोखा जी, हो जाता है तो उसके लिए ये कुछ बचाव के रास्ते भी हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी था। खैर, बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड से आपको बचना है तो सतर्क रहना है, सजग रहना है, और साथ ही आपको अपनी कम से कम पर्सनल इंफॉर्मेशन और खास करके जो आपकी जो पुख्ता चीज़ें हैं वो आपको सोशल साइट्स पर अपलोड नहीं करनी चाहिए, इससे थोड़ा सा बचना चाहिए। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।